तो बच्चों ए बीम डिस्प्लेसमेंट लो में करा तुमने देखा था यूनिट एरिया से, हाँ आप सही है गलत, यूनिट एरिया से हीट रेडिएट हो रही है उसका एनालिसिस करा बीम में और बोला 0 से लेके इनफाइनाइट सारे लैम्डा मौजूद होंगे। ओके, मतलब हर बच्चा कॉन्ट्री करेगा क्लास का कॉन्ट्री में और एक पर्टिकुलर लैम्डा की कॉन्ट्री मैक्सिमम होगी। ओए स्पेक्ट्रल लाइन का ग्राफ बनाया था अपन ने ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, तो वो तो बच्चों एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कॉन्ट्री मैक्सिमम आएगी, इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्सिमम। लो लैम्डा मैक्सिमम। ओके, तो ये पर्टिकुलर लैम्डा जिसने मैक्सिमम कॉन्ट्री करी, और याद है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये जो लैम्डा मैक्सिमम होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ दिस इज वीन्स लॉ। याद आया क्या? और लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी गई थी बोला 2.93 इनटू हेलो है कितनी 2.93 इनटू 10 टू पावर बोलो -3 का, हाँ 10 टू पावर -3, दिस इज द वीन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? टेम्परेचर केल्विन, इसकी यूनिट मीटर इंटू केल्विन, तो वो तो 2 इंटू 10 टू पावर 2.93 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है, मीटर इंटू केल्विन, सही बात है, मीटर इंटू केल्विन वुड बी द यूनिट। ओके बच्चों, तो ये याद रखना था। तो अपन ने ये ग्राफ आया था, फिर मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट जाते जाते, चलो तो यहां तक अपन ने पढ़ाई कर ली थी लास्ट टाइम पे। ओके, फिर जाते जाते मैंने क्वेश्चन दिया था बच्चों, हाँ ये देखो कि याद है क्वेश्चन करा के क्या था मैं, बोलो T1 T2 T3 कंपेयर करने थे, थोड़ा सा कहानी पीछे से लेनी पड़ती ताकि ध्यान आए कल क्या पड़ा था। T1 T2 और T3 बोलो बच्चों कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? ये ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का कर्व है, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का कर्व, बोलो तो बोलो बच्चों T3 सबसे ज्यादा है। क्यों, कैसे पता पड़ा बच्चों T3 सबसे ज्यादा है? बोलो तो इसका लैम्डा मैक्सिमम मिनिमम है, और याद है मैंने बताया था एक बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट है, जितना आप ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट ज्यादा रेडिएट होगी, टेम्परेचर डबल कर दोगे 16 गुना ज्यादा हीट रेडिएट होगी, और ज्यादा हीट रेडिएट करनी है पर सेकेंड 16 गुना ज्यादा रेट ऑफ हीट रेडिएशन होगा, और मैं बोल दूं अगर पर सेकंड ज्यादा हीट रेडिएट करनी है तो मैं बोल दूं बच्चों कम वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। बड़े बड़े नोट ज्यादा जाएंगे, कंट्री ज्यादा की करनी है तो बड़े नोटों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ जाएगा, तभी तो रुपया एकदम से बढ़ेगा। हेलो तो मैं बोल दूं बच्चों जितना लैम्डा छोटा होगा उतने ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन निकलेंगे, और सही बात है कम वेवलेंथ वाले फोटोनों का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा क्योंकि कम वेवलेंथ वालों की एनर्जी ज्यादा होगी। तो जब जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है तो कम वेवलेंथ वाला ज्यादा कंट्री करता है। ओके यस सर। अच्छा अभी इधर बता एग्जांपल नंबर 2, हाँ इसमें बता हाँ ये देखो ये है बच्चों 280 नैनोमीटर, ये 360 नैनोमीटर, और ये है बच्चों 120 नैनोमीटर, और इस वाली बॉडी का टेम्परेचर बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी कल कराया था 300 केल्विन, तो इसका टेम्परेचर बताओ। बोलो हाँ 900 केल्विन। क्यों बच्चों इधर देखो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी बराबर कांस्टेंट होता है। हेलो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी बराबर कांस्टेंट होता है, तो आ जाओ बच्चों यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम है 360 नैनोमीटर, हेलो, और इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, दूसरे वाले का 120 नैनोमीटर, और उसका टेम्परेचर पता करना है टी। तो बोलो बच्चों जैसे अपन ने टेम्परेचर पता करा तो टी बराबर आ गया 900 केल्विन। ओके लो खत्म किस्सा। तो 900 केल्विन टेम्परेचर होगा,
तो बोल दो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा मैक्सिमम कम होता जाएगा, कम वेवलेंथ की कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएंगे। ओके सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ओके अब देखो और देखते जाओ। हाँ हाँ अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे क्या होता है, मैंने बोला बेटा वीन कांस्टेंट याद कर लो रे, याद कर लो रे, नहीं करते। देखो कैसे बर्बाद होते हैं वो। हाँ ध्यान से सुनना बच्चों, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, इधर देख। ये है 586 नैनोमीटर। कितना है, कितना है लैम्डा मैक्सिमम? 586 नैनोमीटर। देखो बच्चों, हेलो हाँ अब आपको बताना बच्चों इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, जिस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल पावर वर्सेस लैम्डा का कर्व है, ये पता क्या होती है, बताया था ना मैंने। वीन ने किसका एनालिसिस करा? यूनिट एरिया से पर सेकेंड। याद रखना यूनिट एरिया, याद करो वीन ने जो एनालिसिस करा वो यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर का बताएगा। हेलो यूनिट एरिया से पर सेकेंड जो हीट रेडिएट हो रही है उसमें कौन सी वेवलेंथ की कितनी हीट रेडिएट हो रही है, कौन सी वेवलेंथ कितनी पावर रेडिएट कर रहा है यूनिट एरिया से, कौन सी वेवलेंथ पर्टिकुलर वेवलेंथ यूनिट एरिया से कितनी पावर रेडिएट कर रहा है, वो वर्सेस लैम्डा का कर्व था। भाई ये लैम्डा इतनी पावर रेडिएट कर रहा है यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया से, ये वाली इतनी रेडिएट कर रहा है यूनिट एरिया से, ये वाली इतनी यूनिट एरिया से। तो बोलो ये पूरा अगर एरिया लूंगा तो बताओ क्या बताएगा, बताओ ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा। चलो अगला क्वेश्चन, चलो आ जाओ, देखता हूं तुम्हारे को कितना समझ आया। लैम्डा वर्सेस ई लैम्डा का कर्व बनाऊं, बताओ ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया। बताओ ये क्या, ये क्या, समझाता हूं, ये क्या बता, ये क्या, ये क्या है। तो बोल दो ये है इस लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा, मतलब मैं बोल दूं बच्चों ये है इस जगह पर जो डी लैम्डा है, लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा, मतलब इस वेवलेंथ के डिफरेंस में कितनी एनर्जी रेडिएट, कितनी पावर रेडिएट होगी यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया से कितनी पावर, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन कितना, इन वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन कितना हीट में, वो बता रहा है। हेलो यस सर, इन वेवलेंथ ये डी लैम्डा का कंट्रीब्यूशन कितना इस विड्थ का। तो मतलब बच्चों तीन चार पर्टिकुलर बच्चों का कंट्रीब्यूशन देखा मैंने, एक क्लासरूम से इस बच्चे ने इतना दिया, हर बच्चे का पैसा पता है मुझे, फलाने बच्चे ने इतना दिया, ढिमके ने इतना दिया, तो मैं 2-3 बच्चे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का कंट्री देख रहा हूं, ये वाली बात हो गई, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की कंट्री देख रहा हूं दिस। ओके तो ये याद रखना पर यूनिट एरिया से हर वेवलेंथ की कंट्री है, तो मैं तो पूरा एरिया निकाल दूंगा, तो मैं तो सारे ग्रुप में इस क्लास के जितने भी बच्चे सबकी कंट्री हो गई है, तो मैं तो बच्चों ये हो जाएगी टोटल हीट, टोटल पावर रेडिएटेड, टोटल पावर रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया, फ्रॉम यूनिट एरिया। बोलो सही लिखा है गलत? इस स्फीयर के यूनिट एरिया से सारी वेवलेंथ की कंट्री हो गई, हर वेवलेंथ की कंट्री का टोटल कर दूंगा तो सारी वेवलेंथ की कंट्री हो गई। टोटल पावर रेडिएटेड, पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पावर मतलब एनर्जी पर सेकंड और पर यूनिट एरिया, ये टोटल आ गई। मतलब टोटल पावर मतलब 0 से लैम्डा बराबर 0 से इंफाइनाइट, हर बच्चे की कंट्री देख ली मैंने इसमें, एक क्लासरूम से गया हुआ पैसा है टोटल, टोटल पावर मतलब हो गया 0 से इंफाइनाइट, सारे वेवलेंथ की कंट्री हो गई इस एरिया में। हेलो तो बताओ ये कितना आएगा, एक टोटल पावर रेट, ये सिग्मा ए टी की पावर 4 होगा या सिग्मा टी की पावर 4, बोला दोनों में से कौन सा आंसर राइट है? हाँ सिग्मा टी की पावर 4, एरिया नहीं आएगा क्योंकि यूनिट एरिया से एनालिसिस करा था वीन ने, इन सब की टोटल करोगे तो वो यूनिट एरिया से कितनी हीट टोटल रेडिएट हो रही है पर सेकंड वो आएगा। हेलो हेलो
बेटा वीन ने एक क्लासरूम से कितनी कंट्री जा रही है वो देखा था, पूरी स्कूल से नहीं देखा था, यूनिट एरिया से देखा था, होल सरफेस से नहीं देखा था, और देखा था कौन सी वेवलेंथ कितनी कंट्री कर रही है। तो वो तो हर वेवलेंथ की कंट्री पता है, हर वेवलेंथ की कंट्री पता है, तो सबका टोटल कर दूंगा तो टोटल कंट्री आ जाएगी एक क्लासरूम से, यूनिट एरिया से। ओके, तो सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो बोलो दिस इज टोटल पावर रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया। ये रिप्रेजेंट करेगा ये एरिया अंडर द कर्व, दिस एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा कर्व, ये रिप्रेजेंट करेगा ये। ओके, और ये होगा बच्चों सिग्मा टी की पावर 4 अकॉर्डिंग टू स्टीफन। याद है ये होता है अकॉर्डिंग टू स्टीफन, दिस इज डी या डी बाई डी टी, हीट रेडिएटेड पर सेकेंड, डी क्यू बाई डी टी लिख दो उसको, और पर यूनिट एरिया याद कर। हेलो, दिस इज पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, याद आ गया। हेलो, हाँ अब बताओ बच्चों, ठीक है। अच्छा आप बताओ स्पेक्ट्रल पावर वर्सेस लैम्डा का कर्व ऐसा है, तो क्या आप बता सकते हो इस बॉडी का टेम्परेचर कितना? फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। जिसके लिए ग्राफ है उसका टेम्परेचर बता दोगे? ये करो, नोट करो बच्चों इसको, इस ग्राफ को नोट करो कि यार रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यही लिख दूं क्या, दिस इज सिग्मा टी की पावर 4, ये एरिया अंडर द कर्व सिग्मा टी की पावर 4 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कर लिया नोट? हेलो, हटा दो इसको। हाँ आप बताओ बच्चों, यहाँ पे बताओ इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ है उसका टेम्परेचर बताओ। बताओ बच्चों फटाफट। हाँ हाँ बोलो। बोलो बच्चों, तो मैं बोल दूं देखो टेम्परेचर, तो याद है वीन, मैंने बोला था ना वीन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखो, बाकी बर्बाद हो। जिन लोगों को वीन कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं, वो सब खत्म हो गए। बताता हूं, याद है फॉर्मूला था लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी बराबर कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट बोलो। हेलो, अब बच्चों हमारे को लैम्डा मैक्सिमम दे दिया, वो वेवलेंथ दे दी जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी है, और टेम्परेचर पूछ रहे तो बी पता होना चाहिए। अब जो बच्चे बी याद नहीं करके गए वो सब बर्बाद। इस नैनोमीटर को 10 की पावर -9 लिख दूं क्या? और याद है इसकी वैल्यू होती है 2.93 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इंटू केल्विन। तो मीटर से मीटर गया तो टी बराबर आ जाएगा बच्चों, इसको नीचे भेजो, तो 2.93 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन बच्चों 586 इंटू 10 की पावर -9, इसको मैं 5.86 करके 10 की पावर -7 कर दूं। हेलो, 5.86 इंटू 10 की पावर -7 कर दूं क्या? मैं बोल दूं बच्चों, ये 2 बार कट गया, वो मैंने डेटा ऐसे ही सेट करे। देखो मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, देखो मैंने कोशिश तो यही की थी कि डबल आए। हेलो, सही है। तो बोल दो बच्चा 2 बार कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाके 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो बोल दो बच्चों दिस इज 5,000। तो बोल दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 5000 केल्विन है। हेलो, यस सर। तो 5000 केल्विन वुड बी द टेम्परेचर ऑफ दिस स्फीयर। जिस स्फीयर का ग्राफ ये है उसका टेम्परेचर 5000 केल्विन है। तो क्या मैं बोलूं अगर मुझे बी की वैल्यू याद नहीं होगी तो मैं ऐसे क्वेश्चन में अटक जाऊंगा। तो यहां से पता पड़ गया कि बी की वैल्यू को रटना है। हेलो, बोल मेरे बच्चे, पक्का? ओके, अच्छा वो ये भी दे सकते थे। सुनो चलो, अगला क्वेश्चन करो, ये नोट करो, एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हारे को, बी की वैल्यू याद करवा देता हूं। तो याद है मैंने 2 वैल्यू याद करने को बोला था, बी और सिग्मा।
सिग्मा मतलब स्टीफन कांस्टेंट, याद आया? मैंने कहा था वो भी याद रखना। कितनी होती है वो बोलो? 5.76 इंटू 10 की पावर -8 MKS में। ओके, चलो करो, नोट करो, फटाफट आगे बढ़ते। चलो आगे। हाँ, अब सुनो बच्चों, इधर देखो। अब क्वेश्चन इसमें और क्या बन सकता है वो देखो, इधर देखो और क्या बन सकता है। वो आपका पूरा नॉलेज चेक करेंगे। इधर देख, वो ये देखेंगे, इधर देख, सुन क्वेश्चन। अगर लैम्डा मैक्सिमम में ये दे देता, ये है ना, और मैं पूछता बच्चों, टेम्परेचर, पहला तो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है ना ये, और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था r रेडियस का, इसके यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट हो रही थी उसका ग्राफ बनाया किसने? वीन ने। तो टेम्परेचर सेकंड एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ दिस, एरिया अंडर, ये एरिया बताना। अब देखता हूं कितनी अक्कल है तुम्हारे में। देखो बच्चों, ये सब तगड़े ऐसे किताबों में नहीं मिलेंगे क्वेश्चन तुम्हारे में, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। हेलो बच्चों, ये एरिया अंडर दी का बताना, एरिया अंडर दी का, अंडर दी, ये एरिया अंडर दी का कहीं नहीं मिलेगा वर्सेस लैम्डा का। करो बच्चों, इससे सोच डेवलप होगी हमारी। वी स्लोप है, बोलो बच्चों, करो, ट्राई करो। हाँ बोलो, कितना आ रहा है? तो बंधु, बेटा सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया याद है कितना होता है? बताओ, पहले तो बताओ एरिया कितना होता है। जैसे इसके लिए लिखो तो एरिया कितना होगा, इस कर्व का एरिया। तो बंधु बच्चों, एरिया अंडर दी का कितना था बोलो? सिग्मा टी की पावर 4। याद आया? इसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा यूनिट एरिया से, स्फीयर के यूनिट एरिया से सारी वेवलेंथ की टोटल पावर रेडिएटेड। याद आया? मैंने बताया था ना अभी बच्चों, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? हर वेवलेंथ की कंट्री को फ्रॉम यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया से हर वेवलेंथ की कंट्री मिला लूंगा तो टोटल पावर रेडिएटेड हो जाएगी सबकी मिला के। एक रूम के हर बच्चे की कंट्री का टोटल करूंगा तो एक रूम की टोटल कंट्री आ जाएगी। तो बोल दो बच्चों, हर वेवलेंथ का टोटल करूंगा तो यहाँ की टोटल पावर आ जाएगी। तो बोल दो वो, और वो होती है ये, लो एरिया ऑफ कर्व, ये एरिया ऑफ कर्व है, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व। हेलो, समझ गए बच्चों? हाँ, तो चलो बच्चों, हाँ चुका हूं मैं। ये जो एरिया अंडर दी कर्व है ना बच्चों, ये इस स्फीयर के यूनिट एरिया से 0 से लैम्डा सारी कंट्री को बताते हैं। तो 3-4 बार बता चुका हूं। हर वेवलेंथ की कंट्री है ना बेटा, ग्राफ समझो ना। इस वेवलेंथ ने इतनी हीट दी, इसने इतनी दी, इसने इतनी दी, इसने इतनी दी, सबका टोटल करूंगा तो टोटल हीट ही तो आएगी। तेरी कंट्री, मेरी कंट्री, फलानी की कंट्री, टीनाकी की कंट्री, तो एक क्लास की टोटल कंट्री आ जाएगी अपन सब एक रूम में बैठे। ओके, हाँ तो सुनो, तो ये निकालना है। अब मैं बोलता हूं बच्चों, ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो टेम्परेचर पता करना ऑब्जेक्ट का। टेम्परेचर कहां से लाऊं उसका? बोलो, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहां से लाऊं उसका? हाँ, मैं बोल दूं वीन्स इक्वेशन से। तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, तो बोल दूं फ्रॉम वीन्स इक्वेशन। बोलो बच्चों, हाँ बेटा, फ्रॉम वीन्स इक्वेशन। तो क्या है वीन्स इक्वेशन बच्चों? बेटा माइक ऑफ करो, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी बराबर बी। तो बोल दो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी बराबर बी। अभी पिछली बार भी कराया था मैंने, अभी पिछला क्वेश्चन। तो आ जाओ यहाँ पे 2930 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ये देखो, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में मीटर में कन्वर्ट करा तो 2930 इंटू 10 की पावर -9 मीटर आया, इंटू कैपिटल टी टाइम, ये टेम्परेचर इज इक्वल टू 2.93 इंटू 10 की पावर -3। याद है, मीटर इंटू केल्विन होता है ये। तो बोल दो मीटर से मीटर गया। और बच्चों यहाँ पे सोल्व करोगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा? तो बोल दो बच्चों, इसको उधर ले गया मैं। तो बोल दो ये 2.93 इंटू 10 की पावर माइनस, ये देखो ऊपर आ जाएगा 2.93 इंटू 10 की पावर -3, और नीचे आ जाएगा 2.93 इंटू 10 की पावर -5। बोलो,
और ये आ जाएगा, बोलो कितना सही करा क्या मैंने, गलत तो नहीं करा? देखो नहीं, -5 नहीं -6 आएगा। 3 जीरो आएंगे ना तो -6 आएगा। तो मतलब बच्चों यहां से टेम्परेचर 1000 केल्विन आ गया। देखो तो आराम से चेक करो इसको, 1000 केल्विन सही है क्या? और बच्चों मैंने जानबूझ के ऐसे डेटा दिए ताकि पावर 4 करना आसान हो तुम्हारे लिए। ओके अब आ जाओ। तो ये टेम्परेचर आते ही मैं बोल दूं यहां से एरिया अंडर दी कर्व आ जाएगा। तो बोल दो अच्छा सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा कर्व। बोलो क्या होगा ये? हेलो, एरिया अंडर दी ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा कर्व, बोलो क्या हो जाएगा ये? तो बोलो बच्चों एरिया अंडर दी ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा कर्व, बोलो इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। यानी बोल दो टोटल हीट रेडिएटेड, टोटल पावर रेडिएटेड, टोटल पावर ड्यू टू टोटल पावर रेडिएटेड। बेटा कितनी बार बता दिया, रेडिएटेड ड्यू टू ओ लैम्डा, ड्यू टू ओ लैम्डा। हेलो, सारी वेवलेंथ की वजह से टोटल पावर रेडिएटेड ड्यू टू ओ लैम्डा फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ स्फीयर, फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ स्फीयर, यूनिट एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ ऑब्जेक्ट। हेलो, इस ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया से टोटल पावर रेडिएटेड, क्योंकि वीन ने यूनिट एरिया के लिए ही देखा था सब कुछ। ओके बच्चों, हेलो ओके। तो आ जाओ कितना आएगा? तो सिग्मा की वैल्यू 5.76 इंटू 10 की पावर -8 इन एनकेएस इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी 1000 केल्विन। तो 1000 की पावर 4, क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बंधु ये 10 की पावर 3 की पावर 4, तो ये 12 आ जाएगा। तो बंधु यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 57600। यही आ रहा है क्या? हेलो, बड़ी जबरदस्त हीट रेडिएट हो रही है क्योंकि भयंकर टेम्परेचर है। 1000 केल्विन बहुत ज्यादा होता है। ओके, हेलो। तो मैं बोलूं बच्चों, अगर आपको वीन कांस्टेंट नहीं पता है तो बर्बाद, स्टीफन कांस्टेंट नहीं पता है तो बर्बाद। तो ये दोनों वैल्यू तो रट्टी लेना आप। ओके हाँ, चले आगे। हेलो बच्चों, चले क्या? अच्छा, अब सुनना बच्चों। तो सर एरिया क्या होता है समझ में आ गया, और वीन लो क्या होता है, वीन स्लो क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब सुनना बच्चों, वो घुमा घुमा के भी क्वेश्चन दे सकते हैं। वो बोलेंगे एक स्फीयर है, वो बोलेंगे एक स्फीयर है, उससे जो हीट रेडिएट हो रही है, जो पावर रेडिएट हो रही है यूनिट एरिया से, वो 16 गुना हो जाती है। तो बताओ लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? बताओ, एक स्फीयर उससे जो पावर रेडिएट हो रही है यूनिट एरिया से वो 16 गुना हो जाती है। तो बताओ लैम्डा मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम काउंट्री कर रही है वो कितनी हो जाएगी अगर पावर रेडिएटेड 16 गुना हो जाती है? तो बोलो लैम्डा मैक्सिमम, वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम काउंट्री कर रही है वो कितनी हो जाएगी? बोलो हाफ। कैसे पता पड़ा हाफ? कैसे पता पड़ा हाफ? मैं बोलूं पावर रेडिएटेड 16 गुना हो गई, पावर रेडिएटेड 16 गुना हो गई। तो मैं बोल दूं बच्चों टेम्परेचर डबल हो गया, क्योंकि टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है पावर रेडिएटेड। dq by dt पावर रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया, याद है प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4 होती है। तो बोल दो बच्चों पावर रेडिएटेड 16 गुना हो गई, ये 16 गुना हो गई, 16 टाइम्स। तो बोल दो टेम्परेचर 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना। हेलो, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। बोल बच्चों, अरे चाहे तो लिख लिख के डिवाइड करके कर दो, पहली पावर दूसरी पावर 16 कर लोगे तो 2 ही आएगा, डबल हो गया टेम्परेचर। और बोल दो टेम्परेचर डबल हो गया, एक टी डबल, टी से टी डबल हो गया, टी से 2t। तो बोल दो लैम्डा मैक्सिमम हाफ हो जाएगा। हेलो, टेम्परेचर डबल तो लैम्डा मैक्सिमम हाफ अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ। तो मैं बोलता बच्चों पावर 16 गुना हो गई तो टेम्परेचर 2 गुना हो गया, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 2 गुना हो गया, तो वेवलेंथ जिसका मैक्सिमम क्वांटिटी है वो आधा ही रह गया। हेलो बच्चों, ओरल करो सारा काम, सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। अच्छा सुनना, एक बात बता बच्चे,
मैं बोल दूं बच्चों, जो मैक्सिमम कॉन्ट्री वाला वेवलेंथ होता है उसको तुम टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो पता कर लोगे। हाँ, लेमडा इंटू टी बराबर बी से पता कर लेंगे, लेमडा मैक्सिमम इंटू टी बराबर बी से पता कर लेंगे। अगर आप मुझे टेम्परेचर दोगे तो लेमडा पता कर लूंगा, लेमडा दोगे तो टेम्परेचर पता कर लूंगा, क्योंकि बी की वैल्यू मेरे टी की है। बोलो हेलो। अच्छा, इधर देखो, अभी वाला क्वेश्चन देता हूं। याद है मैंने टेम्परेचर निकाला था 1000 केल्विन आया था। चलो टेम्परेचर 1000 केल्विन दे दिया, टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट 1000 केल्विन दे दिया। तो बताओ बच्चों, अगर 500 नैनोमीटर की वजह से या 5000 नैनोमीटर की वजह से, नहीं 293 आएगा ना, 3200 नैनोमीटर की वजह से एनर्जी U1 है, पावर रेडिएटेड P1 है, पावर रेडिएटेड P1 है, और बच्चों 1800 नैनोमीटर की वजह से पावर रेडिएटेड P2 है, और 2930 नैनोमीटर की वजह से पावर रेडिएटेड P3 है। बताओ सबसे ज्यादा कौन सी होगी? कंपेयर करवाता है इनमें। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कंसेप्ट समझना, वो बोलेगा तीनों पावर को कंपेयर करो, ए ऑप्शन दे देंगे P3 is greater than P1, बी ऑप्शन दे देंगे P3 is greater than P2, सी ऑप्शन दे देंगे बच्चों P1 is equal to P2, और डी ऑप्शन दे देंगे बोथ ए एंड बी। अब समझना बच्चों, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन बड़ा अजीब हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रही किसकी पावर रेडिएटेड कितनी होगी, कौन सी वेवलेंथ की पावर कितनी रेडिएटेड होगी, कौन सा बच्चा कितनी कॉन्ट्री, जरा मुझे क्या पता। एक क्लास से कॉन्ट्री आई, अब किसी ने मेरे को पूछा बताओ कौन सा बच्चा कितनी कॉन्ट्री कर रहा है, अब मुझे क्या मालूम। ओके हाँ, लेकिन मैं बोलता बच्चों इस टेम्परेचर से मैं ये पता कर सकता हूं किसने सबसे ज्यादा कॉन्ट्री करी। याद करो, यहां से मैं लेमडा मैक्सिमम निकाल सकता हूं, और वो आ जाएगा बी बाई टी। हेलो, और बोल दो बच्चों बी की वैल्यू 2.93, बी की वैल्यू 2.93 इंटू 10 की पावर -3 होती है मीटर इंटू केल्विन, और बोल दो टेम्परेचर हो जाएगा बच्चों 1000 केल्विन। तो बोल दो केल्विन से केल्विन गया, ये 2.93 इंटू 10 की पावर -6 मीटर आ गया, और बोल दो बच्चों ये आ जाएगा 2930 नैनोमीटर। हेलो, बताओ ये कौन सा लेमडा, इसका क्या मतलब है? इस लेमडा मैक्सिमम का मीनिंग बताओ क्या है? उस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा ये वाली वेवलेंथ कॉन्ट्री करेगी 2930 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ सबसे तगड़ी कॉन्ट्री करेगी। हेलो, ये मैक्सिमम कॉन्ट्री होगी। हेलो, 2930 वेवलेंथ सबसे ज्यादा कॉन्ट्री करेगी। ओके तो मैं बोल दूं बच्चों P3 मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा P3 पावर। तो बोल दूं ये तो वही वेवलेंथ है बच्चों जिसकी कॉन्ट्री मैक्सिमम, ये वही बच्चा था जिसने सबसे ज्यादा पैसा डोनेट किया था, ये कॉन्ट्री की थी। बोलो अच्छा, इसके अलावा इससे आगे लाइन वाला और इससे पीछे लाइन वाला दोनों बच्चे कम कॉन्ट्री करेंगे, तो बोल दूं इसके पहले और इसके बाद दोनों तरफ कॉन्ट्री करती देख लो। इधर देखो 3200 यहाँ कहीं, 1800 यहाँ कहीं होगा बहुत दूर, और 3200 यहाँ कहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों में अंदाजा नहीं लगाऊंगा कभी भी। इन दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि ये ग्राफ एसिमेट्रिक है, तो मैं फालतू की बात नहीं करूंगा। ये 1800 नैनोमीटर और ये 3200 नैनोमीटर, मैं बोलूं दोनों की कॉन्ट्री कम है, कितनी है नहीं पता लेकिन दोनों की कम है, तो बोलूं ये P3 सबसे ज्यादा होगा और P1 P2 सबसे कम, P1 P2 इनसे कम होंगे। बोलो तो P3 सबसे ज्यादा होगा, ये मैं कंफर्म बोल सकता हूं। ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता था, बोलो आंसर इज डी। हेलो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ट्रिपल ई पूछा हुआ है, बहुत इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा सोचना था इसमें। ओके, पता ही नहीं पड़ता बच्चों को कंपेयर कैसे करें, तो सारा गेम किसके इर्द गिर्द था समझ गए? वो सारा गेम लेमडा मैक्सिमम के इर्द गिर्द था, उसमें से एक वेवलेंथ, इन तीनों में से एक वेवलेंथ लेमडा मैक्सिमम आ रही थी, और बाकी की दो में से एक उसके आगे थी और एक उसके पीछे थी। ये देखो एक लेमडा मैक्सिमम आ गई, एक उसके आगे पीछे थी और एक उसके आगे थी। बोलो तो बोलो इन दोनों की पावर इससे कम होगी P3 से, P3 मैक्सिमम होगा, ये बात है। तो बोलो मैक्सिमम पावर वाला लेमडा निकाल सकता हूं मैं। ओके खत्म। तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया मेरे को व्हील डिस्प्लेसमेंट लो। सर अब हम कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ओके हेलो, Thank you.
हाँ ए अभी तो देखो, अच्छा एक बात बता, बता इन दोनों में से टेक्निकली कौन सा ग्राफ करेक्ट है? यह दोनों ही सही हो सकते हैं। चलो देखता हूं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है वीन लो में। वीन्स लो कितना समझ में आया नहीं पता पड़ेगी। बोलो दोनों सही हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है। गलत है, दोनों सही हो सकते हैं। मूर्ख है वो लोग जो दोनों सही हो सकते हैं बोल रहे हैं। उनको सब्जेक्ट में फील ही नहीं आई है, वो रट रट के जवाब दे रहे हैं। सर कैसे? बताता हूं बेटा, एक बात बता तू, देख बता, लेमडा मैक्सिमम किसका काम है? इसका T1 वाले का या T2 वाले का? T2। मैं तो T2 वाले का लेमडा मैक्सिमम काम है, तो मैं तो टेम्परेचर T2 ज्यादा है, ये बात तय हो गई। हाँ यहां पे बता, यहां पे भी देख लेमडा मैक्सिमम इसका काम है, देखो T2 वाले का। लो मैं तो यहां पे भी T2 वाले का काम है, देखो बोल ही नहीं रहे हो। T1 वाले से T2 वाले का लेमडा मैक्सिमम कम है, तो यहां पे भी T2 ज्यादा है T1 से। बोलो अच्छा, एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया, इसका एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बता बेटा, सिग्मा T की पावर सिग्मा T2 की पावर 4 ज्यादा होगा, सिग्मा T1 की पावर 4, यानी कि एरिया। ये दोनों एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया बता कौन सा ज्यादा होना चाहिए एरिया अंडर द कर्व? T2 वाला। T2 ज्यादा है तो T2 वाला ज्यादा होना चाहिए ना। तो मतलब बच्चों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है, एक तो लेमडा मैक्सिमम कम होता है और एक एरिया बढ़ता है। तभी तो मैंने हमेशा जो भी क्वेश्चन दिया उनमें ये वाला बड़ा लूप बनाया था, ये वाला बड़ा एरिया बनाया था हमेशा। देखना, जिसका लेमडा मैक्सिमम कम लिया था मैंने, उसका पीक ऊपर बनाया था। देखो उसका एरिया बड़ा बनाया था। देख लो सारे क्वेश्चन पुराने। ओके, तो मतलब बच्चों, जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा ही पावर रेडिएट करेगा, तो मतलब उसका एरिया ज्यादा आएगा, क्योंकि एरिया यूनिट एरिया से पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब T2 वाला एरिया ज्यादा आएगा। इसमें पता है T2 वाला एरिया तो कम दिया हुआ है। लो तो बच्चों, ये वाला एरिया ज्यादा दिया हुआ है, तो मतलब बच्चों T2 वाला ज्यादा होगा। बोल, समझ गए? हाँ, तो हमेशा कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, ठीक है? तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका लेमडा मैक्सिमम छोटा होगा और उसका एरिया ज्यादा होगा। ओके सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, एक आया तो बच्चों फ्राउनहोफर लाइंस, बहुत नाम सुनोगे आप। सोलर कांस्टेंट, बहुत नाम सुनोगे आप, या सुना होगा, या तो सुना होगा या सुनोगे। फ्राउनहोफर लाइंस या सोलर कांस्टेंट, बताओ क्या होती है फ्राउनहोफर लाइंस और क्या होता है सोलर कांस्टेंट? बोलो बच्चों, क्या होती है फ्राउनहोफर लाइंस और क्या होता है सोलर कांस्टेंट? बोलो। बोल मेरे बच्चे, व्हाट इज फ्राउनहोफर लाइन एंड व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? चलो बताता हूं बच्चों। फ्राउनहोफर लाइंस पता क्या है? यार एक बात बताओ, हमने कोई सन के अंदर जाके थोड़ी देखा कि वहां पर क्या क्या चीजें मौजूद है। भाई सन के अंदर नहीं बोलते हैं हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो आज अपने को कैसे पता पड़ा कि सन के अंदर हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, या खूब सारा हाइड्रोजन है, इतना हाइड्रोजन मौजूद है कि इतने सालों तक चल जाए, फलाना दिमाग, खूब सारी स्टोरियां सुनी होगी तुमने। कैसे मालूम पड़ा? भाई हम यही गर्मी सहन नहीं कर सकते, सन के पास जाना तो बहुत दूर की बात है, भस्म हो जाओगे। कैसे मालूम पड़ा? बोलो। सुनो 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 सुनो, वो जो फ्राउनहोफर लाइंस है उनसे पता पड़ा। सर क्या होती है फ्राउनहोफर लाइंस? देखो बच्चों, याद है फोटोस्फीयर, सन के फोटोस्फीयर से मैं इतना ज्यादा टेम्परेचर, वहां से मैं बोल दूं हीट रेडिएट हो रही है, पावर रेडिएट हो रही है। याद है फोटोस्फीयर में सारी प्रोसेस होकर हीट जनरेट हो रही है, पावर रेडिएट हो रही है।
वो क्रोमोस्फीयर से फोटोस्फीयर का जबरदस्त टेम्परेचर है, वहां फ्यूजन होता है और वहां से हीट जनरेट होती है। मैं बोल दूं वो क्रोमोस्फीयर से पास होती है, मतलब ऊपरी लेयर से, सन की ऊपरी लेयर, ऊपरी वाले गैसियस बादलों से पास होती है सन के। हेलो, व्हाट इज सन? ए गैसियस, याद है वो गैसियस स्फीयर है सन, और क्या है? हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों, एक फोटोस्फीयर से जो हीट रेडिएट हो रही है वो मैं बोल दूं क्रोमोस्फीयर से पास होती हुई अर्थ तक पहुंच रही है। तो जब फोटोस्फीयर से रेडिएट होती है रेडिएशंस और वो क्रोमोस्फीयर से पास होती है, तो बोल दूं क्रोमोस्फीयर में जिस टाइप की गैस होगी वो अपने हिसाब से लैम्डा को पिक करके एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि याद है उस गैस के एटम में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। तो मैं बोल दूं मेरे पास आने वाली रेडिएशन, सन तो 0 से लेकर इनफाइनाइट सारी रेडिएट कर रहा था। अकॉर्डिंग टू वीन, सन एक स्फीयर है, उसके यूनिट एरिया से सारी रेडिएशन निकल रही थी 0 से इनफाइनाइट। याद करो, फोटोस्फीयर से सारी निकली, फोटोस्फीयर से सारी निकली। मैं बोल दूं वो क्रोमोस्फीयर में से पास हुई, और जब क्रोमोस्फीयर में से पास हुई तो यहाँ पे जो गैसें मौजूद थी उन्होंने अपने हिसाब से लैम्डा पिक कर करके एब्जॉर्ब कर लिया। हेलो, तो मैं बोलता बच्चों फोटोस्फीयर से निकली हुई रेडिएशन जब मेरे पास आती है तो बोलता वो क्रोमोस्फीयर से पास होकर आती, मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूं, तो मैं बोलता बच्चों मुझे वो मिलेगा जो जो बचेगा। और बचा क्या? तो 0 से इनफाइनाइट में से जो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया क्रोमोस्फीयर की गैसें थे, उसके अलावा वाला सारा बचा। हेलो, तो पता है मेरी उम्मीद क्या थी? उम्मीद, इंसान एक उम्मीदों का परिंदा है। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे शायरिया नहीं करनी है। तो मैं तो मेरी उम्मीद थी कि मुझे सारे वेवलेंथ मिलेंगे, क्योंकि मुझे वीन की बात पता थी कि यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट होती है उसमें हर लैम्डा का क्वांटिटी होता है, हर टाइप की वेवलेंथ होती है। तो मैं बोलूं सन से जो हमारे पास हीट आ रही है, मैं उम्मीद कर रहा था कि सन इतना भारी टेम्परेचर वाला है और वो जो हीट रेडिएट कर रहा है उसमें 0 से इनफाइनाइट सारे लैम्डा होंगे, और बिल्कुल होते हैं। याद है इंफ्रारेड फलाना, यूवी रेज, ओजोन लेयर हमारे को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, सनबर्न फलाना बर्न धमाका बर्न, तो मैं बोल दूं सारी वेवलेंथ मौजूद होती है। लेकिन तो मैं उम्मीद कर रहा था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा। क्या आएगा बच्चों? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो मैं बोल दूं मेरी उम्मीद थी मुझे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, और वास्तव में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला। सर क्या मतलब होता है कंटिन्यूअस का? 0 से लेकर इनफाइनाइट सारी वेवलेंथ की ब्राइटनेस मिली, हर वेवलेंथ मौजूद थी। तो सन से आने वाली रेडिएशन में 0 से इनफाइनाइट सारी वेवलेंथ मौजूद थी। ओके, हेलो, क्यों मौजूद थी? क्योंकि फोटोस्फीयर से जो रेडिएशन निकल रही है यूनिट एरिया से, उसमें 0 से इनफाइनाइट सारा लैम्डा होता है। ये हमें वीन धरती पे ही समझा चुका था। वीन लो हमारे को अर्थ पे ये एक्सपेरिमेंट से समझा चुका था कि सारी वेवलेंथ रेडिएशन रेडिएट होती है किसी भी बॉडी से। हमारे घर में दूध की भगोनी गर्म हो रही है, दूध गर्म हो रहा है, तो उस भगोनी से सारी रेडिएशन निकल रही है 0 से इनफाइनाइट, किसी कोई कम कोई ज्यादा। ओके, तो कई बार हमारे को रेडिएशन नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी होती नहीं उसमें कि वो नजर आए। जैसे आप कह दोगे सर भगोनी से ब्लू लाइट ग्रीन लाइट की वेवलेंथ तो नहीं निकल रही है। बच्चों निकल रही है, पर उसका अमाउंट इतना कम है कि हमें नजर नहीं आ रही है, मतलब इतनी कम इंटेंसिटी की विजिबल ही नहीं हो पा रही। ओके सर, ऐसा थोड़ी होता है, आप तो फालतू की बातें कर रहे हो, कहां से विजिबल लाइट निकलेगी? चला जा, अगर मैं फालतू की बातें कर रहा हूं तो तेरे को समझाता हूं। इधर तेने लोहार को देखा होगा, हेलो, याद है वो आग लगा के उसके अंदर अपना चिमटा विमटा बना रहा होता है, याद है वो लोहे के सामान बनाता है, उनको गर्म करता है। मान लो कील बना रहा है, तो इस कील को हथौड़ी से पकड़ के गर्म करता है। हेलो, वो शुरू में इस कील को जब आग में रखता है तो याद है अपने को कुछ भी नजर नहीं आता, वो कील जिस कलर की है ब्राउन ब्राउन या जो भी जो कलर है उसका वही नजर आता है। लेकिन जब ये गर्म होती जाती तो आप याद करो, आपको सबसे पहले आप याद करो बच्चों, आपको सबसे पहले रेडिश नजर आई थी। याद करो, इसकी नोक थोड़ी सी रेड रेड हो गई थी। हेलो, याद है स्कील की नोक रेड रेड कलर की हो गई थी, याद आया? तो मैं बोलूं बच्चों जैसे जैसे स्कील का टेम्परेचर बढ़ता गया, बोलूं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया लैम्डा मैक्सिमम, वो वेवलेंथ जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम वो कम होती गई। हेलो,
कील का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते उसका ग्राफ ऐसा होने लग गया। हेलो, तो ग्राफ पीछे शिफ्ट होने लग गया, लैम्डा मैक्सिमम पीछे शिफ्ट होने लग गया। तो मैं बोलता बच्चों, एक शुरू में कील का टेम्परेचर जब कम था तो लैम्डा मैक्सिमम इंफ्रारेड वाली रेंज का आ रहा था। वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम क्वांटिटी करनी थी वो इंफ्रारेड रेंज में थी, या और भी इससे आगे वेवलेंथ थी। तो मतलब जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो इंफ्रारेड की तरफ जाएगी, तो मुझे नजर नहीं आती इंफ्रारेड रे। ओके, आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो मैं बोलूं बच्चों वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम क्वांटिटी कर रही है वो घटती गई। तो बताओ, घटते घटते मैं बोलूं पहले वो 600 या 700 नैनोमीटर रेड में आएगी, हेलो, या 7000 एंगस्ट्रॉम लिख दो, तो बोल दो बच्चों ये रेड कलर नजर आने लगेगा उस समय। तो बोल दो स्कील का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि जो लैम्डा मैक्सिमम है वो 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाए, तो बोल दो फिर मुझे ये रेड कलर की नजर आने लगेगी कील का नोक, क्योंकि ये विजिबल रेंज में लैम्डा एमिट करने लग गई जिसका मैक्सिमम क्वांटिटी होगा। एमिट तो पहले भी कर रही थी पर इतनी कम कर रही थी कि नजर नहीं आ रही थी। हेलो, तो मैं बोलूं अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो वेवलेंथ लैम्डा वाली वेवलेंथ हो गई, मतलब रेड कलर वाली वेवलेंथ हो गई, जिसका 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास वाली वेवलेंथ ज्यादा क्वांटिटी करने लग गई, तो बोलूं ये रेडिश नजर आने लग गया। हेलो, अच्छा, और टेम्परेचर बढ़ाऊं कील का, तो और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा मैक्सिमम और कम होगा, और बोल दो बच्चों रेड से ऑरेंज होने लगेगी, रेड से ऑरेंज होने लगेगी, बोलो 7000 से 6000 के करीब आने लगेगी, तो थोड़ी ऑरेंजिश हो जाती। याद करो, पहले थोड़ी रेड रेड नजर आती, और टेम्परेचर कम गर्म करते तो याद है थोड़ी सी ऑरेंजिश होने लगती, रेडनेस कम होने लगती है, और तेज गर्म करते तो याद करो येलोइश हो जाती है। याद करो बच्चे, और लैम्डा कम हो जाता है, 5000 के आसपास आ जाता है, तो बोलो येलोइश नजर आने लगती। याद करो, बहुत भयंकर गर्म करती थी तो येलोइश, और जबरदस्त गर्म करते हैं तो बच्चों ब्लूइशनेस या फिर व्हाइटनेस नजर आती है, क्योंकि अब वो लगभग सारे विजिबल ग्रुप को एमिट कर रहा है, तो बोल दो थोड़ा व्हाइट व्हाइट नजर आने लगता है बहुत ज्यादा गर्म करने पर। लो, अब समझ में आया बच्चों व्हीन डिस्प्लेसमेंट लो क्या है, और फील आई। तो अपन ने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देख लिया, और कील को सबने लुहार को देखा होगा, चिमटे वगैरह आग में गर्म करते, तो ये सारा ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा। लो, या नहीं? हाँ, अब आ जाओ बच्चों, तो मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूं, तो बोल दो बच्चों मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूं, तो मैं सारी वेवलेंथ रिसीव करूंगा 0 से इनफाइनाइट। ओके, तो बोल दो बच्चों एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलने की मुझे उम्मीद है, लेकिन और मिला भी सही, लेकिन उसमें कुछ लाइंस डार्क आई, कुछ लाइंस गायब मिली, इनको बोलते हैं फ्रोनहोफर लाइंस। कुछ लाइंस गायब मिली, these are called फ्रोनहोफर लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? फ्रोनहोफर लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? हेलो, क्या बोलते हैं इनको? फ्रोनहोफर लाइंस। क्या बोलते हैं? फ्रोनहोफर। स्पेलिंग देखो, फ्रोनहोफर बच्चों, मैं तो 4 जन्म तक नहीं लिख पाऊंगा। हाँ, फ्रोनहोफर्स लाइन। हेलो, कुछ वेवलेंथ गायब मिली, तो मुझे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की उम्मीद थी, पर मैं बोल दूं बच्चों कंटिन्यूअस मिला, बस कुछ वेवलेंथ गायब थी। बताओ ये वेवलेंथ क्यों गायब हुई? क्यों गायब हो गई ये वेवलेंथ? सारी क्यों नहीं आई? जबकि सन का फोटोस्फीयर तो सारी एमिट कर रहा है। फोटोस्फीयर से तो 0 से इनफाइनाइट सारी वेवलेंथ एमिट होती है, फिर गायब क्यों हुई ये लाइंस? अरे मूर्ख, मैं बोल दूं ये जब क्रोमोस्फीयर से पास हुई, तो क्या मार रहा बेटा, क्रोमोस्फीयर से पास हुई, सन से आने वाली लाइट में किसी चीज की इंटेंसिटी कम होगी क्या? बहुत ज्यादा या ज्यादा होगी? कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। बाहर निकल के देख, गर्मी में मालूम पड़ेगा कम थी या ज्यादा थी। जब ये क्रोमोस्फीयर से पास हुई तो बोल दूं यहाँ पे भयंकर गैसें मौजूद है, और मैं बोल दूं यहाँ पे जो भी गैस है वो अपने एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन करेगी, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजेगी। और मैं बोलता हूं अगर हाइड्रोजन गैस मौजूद है तो मैं बोलता हूं बच्चों 10.2 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अब्सॉर्ब करके 1 से 2 में चली जाएगी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब्सॉर्ब करके 1 से 3 में चली जाएगी,
12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके 1 से 4 में चली जाएगी। याद करो, ये हाइड्रोजन एटम में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक में एनर्जी डिफरेंस पढ़े होंगे। तो 1 से 2 के बीच में 10.2 होता, 1 से 3 के बीच में 12.1, 1 से 4 के बीच में 12.75। तो मैं बोलूं ये थ्रोम्बोस्फीयर से पास हो रही है, तो जो भी गैस मौजूद होगी वो अपने हिसाब से लैम्डा खा जाएगी, और वो लैम्डा सारे इन एनर्जी के निकले। हेलो, तो मैं बोलूं ये कंफर्म हो गया हाइड्रोजन एटम मौजूद है। हेलो, यस सर। अब समझ में हमने दूर बैठे कैसे पता कर लिया, तो इसका श्रेय जाता है फ्रोनहोफर को। तो दीज आर कॉल्ड फ्रोनहोफर लाइंस। हेलो, और किरचॉफ ने ये सारी चीज एक्सप्लेन करी कि गुड एमिटर आर गुड ऑब्जर्वर। ओके, वो बाद में देखेंगे अपन, अभी फिलहाल फ्रोनहोफर लाइन पर कंसंट्रेट करो। अब समझ में आया फ्रोनहोफर लाइंस होती क्या और कैसे पता पड़ा हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। यस बच्चों ज्ञान लो, ज्ञान वो काम आएगा। ओके, हेलो, तो किरचॉफ ने सक्सेसफुली ये एक्सप्लेन करा कि ये फ्रोनहोफर लाइन कैसे आई। और ये फ्रोनहोफर लाइन क्या हुआ बच्चों, फ्रोनहोफर ने अर्थ पर, फ्रोनहोफर ने सन से आने वाली, देखो इसको फ्रोनहोफर लाइन क्यों बोलते हैं, फ्रोनहोफर ने सन से आने वाली रेडिएशन को अर्थ पर प्रिज्म से अलग अलग करके देखा। याद है, प्रिज्म अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग डायरेक्शन में भेजता है, ये आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, काउचीज इक्वेशन याद है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है मटेरियल का। हेलो, हाँ, अरे बच्चों ये समझ लो, तुम तो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। तो क्या मैं बोलूं बच्चों, आप सन से आने वाली रेडिएशन को फ्रोनहोफर ने देखा, और फ्रोनहोफर ने यह पाया कि कुछ लाइंस गायब है। फ्रोनहोफर ने पाया कि कुछ लाइंस गायब है, तो सन से आने वाली रेडिएशन में कुछ लाइंस गायब है, उसको एक्सप्लेन करा किरचॉफ ने कि क्यों गायब है। तो एक्सप्लेन करने वाला किरचॉफ था और पता लगाने वाला फ्रोनहोफर था कि कुछ लाइंस गायब है। ओके ओके सर, तो ये तो हो गया फ्रोनहोफर लाइंस। सर आनंद आ गया। अब आ जाओ बच्चों सोलर कांस्टेंट पे। समझ में आया बच्चों कैसे पता पड़ी सारी बातें। हाँ, अब आ जाओ बच्चों सोलर कांस्टेंट, हेडिंग डालो सोलर कांस्टेंट। तो बच्चों इसको ढंग से लिख लेना, आप जो बताया मैंने फ्रोनहोफर के बारे में लिख लोगे। इतना टाइम नहीं है मैं तुम्हारे लायक लगता करूं, चुपचाप लिख लेना, स्पून ईटिंग यानी होगी। ओके, सोलर कांस्टेंट पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं। सोलर कांस्टेंट, तो देखो बच्चों सोलर कांस्टेंट क्या होता है। बेटा ये बेटा बड़ी शानदार चीज है, सन से आने वाली रेडिएशन। क्या है सोलर कांस्टेंट, सन से आने वाली रेडिएशन। क्या बोला मैंने बच्चों, सन से आने वाली रेडिएशन हमारी अर्थ पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मली कितनी इंसिडेंट हो रही है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी इंसिडेंट, दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। सर कुछ समझ में नहीं आया, अभी आएगा। ये देखो, दिस इज द रेडियस ऑफ सन। हेलो, क्या है ये, सन। मैं बोलता हूं सन से रेडिएशन निकल रही है। चंदा मामा सूरज चाचा बचपन में नहीं बनाएंगे ऐसे। अरे बोले ना। हाँ, इधर देखो, और ये अपनी अर्थ है, नन्ही मुन्नी अर्थ है सन के सामने बहुत दूर। तो बोलो ये रेडियस ऑफ अर्थ थोड़ी बड़ी बना रहा हूं। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। लो, एंड दिस इज द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दिस इज डी। लो स्मॉल डी। देखो बच्चों, सन का सेंटर ये रहा O1 और ये अर्थ का सेंटर O2, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को लिख दिया मैंने। देखो स्मॉल डी से, और ये हो गए बच्चों रेडियस ऑफ सन और ये रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारे डेटा नजर आ रहे क्या, और दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सन T। तो बताओ बच्चों, रेट ऑफ पावर रेडिएटेड, पावर टोटल पावर रेडिएटेड बाय सन, टोटल पावर रेडिएटेड बाय सन, बोलो कितनी होगी बाय सन, बोलो बच्चों कितनी होगी टोटल पावर रेडिएटेड बाय सन। लो, तो वो तो सिग्मा टी की पावर 4। मूर्ख है आप, क्या बोला मैंने, मूर्ख हो। क्यों हो मूर्ख, क्योंकि बच्चों टोटल
पूछी मैंने, यूनिट एरिया से नहीं पूछी है, तो सिग्मा ए टी की पावर 4 आएगा। ए पूरे सन से टोटल पावर रेडिएटेड पूछी, कहीं दिखाएगा यूनिट एरिया? हाँ, तो बंधु सिग्मा ए टी की पावर 4, और बताओ सन का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया? तो बंधु बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, ए 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर। हेलो, बोल मेरे बच्चे। तो बच्चों सन से जो पावर रेडिएट हो रही है पूरी होल सरफेस से, वो होगी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सन इंटू टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4। ओके, मैं बोलूं ये पूरे ऐसे फैलती जा रही है पावर, जो सन पावर रेडिएट कर रहा है वो पूरे स्फीयर में फैलती जाएगी, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में। बोलो। और वो बोल दूं मैं हमारे तक पहुंचेगी, जो भयंकर गर्मी पैदा करेगी हमारे ऊपर। हेलो, पता है क्या बच्चों, ये रेडिएशन हमारे ऊपर आके गिरती है सर अर्थ पे। ठीक है, पर ये बताओ ये अर्थ पे कितनी रेडिएशन गिरेगी? तो मैं बोलता बच्चों उसके लिए पहले यूनिट एरिया में निकालनी पड़ेगी। तो बोलता बच्चों ये अर्थ पर यूनिट एरिया पर इंसिडेंट रेडिएशन। हेलो, सन ने जो एमिट करी वो यूनिट एरिया पर कितनी रेडिएशन इंसिडेंट होगी? तो मैं बोलता बच्चों ए सन ने जो एमिट कर दी वो यहां तक आते आते मैं बोलता हूं डी रेडियस के स्फीयर पे फैल गई। दिस डी सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उस रेडियस के स्फीयर पे फैल गई बच्चों। हेलो, ये देखो ना, ये डी रेडियस का स्फीयर हो गया। हेलो, अरे बोलो तो सही मुंह से, आवाज ही बंद हो गई तुम्हारी तो। हाँ, तो मैं बोलता बच्चों डी रेडियस के स्फीयर में फैल गई। बोल मेरे बच्चे। तो मैं बोलता डी रेडियस के स्फीयर में फैल गई। सोलर कांस्टेंट को कैपिटल एस से लिखते हैं किताबों में। तो बोलता डी रेडियस के स्फीयर में फैल गई। तो बोलता बच्चों तो यूनिट एरिया पे इंसिडेंट हीट कितनी हो जाएगी? तो सिग्मा 4 पाई सन की रेडियस का स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 अपॉन में बोल दो बच्चों 4 पाई स्मॉल डी स्क्वायर। हेलो, बोलो बच्चों। तो बोल दो जैसे ही डिवाइड करूंगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बोल दो सिग्मा आर एस अपॉन डी की पावर 2 इंटू टी की पावर 4। ओके, hello, this is called solar constant. हेलो, yes, sir. तो बच्चों सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख दूं मैं? तो देखो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। तो मैं बोल दूं बच्चों, बोलो बताओ क्या होगी सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन? इसको देख के बताओ, ये जो काम कर रहा है इसको देख के बताओ। बोलो। तो बोल दो बच्चों सोलर कांस्टेंट, बोलो डेफिनेशन बोलो। बोल दो इट इज amount of heat radiation, बोलो amount of heat radiation, amount of incident heat radiation, amount of incident heat radiation on earth, the amount of, it is amount of heat radiation, amount of incident heat radiation on earth per unit area per second, per unit area per second, per unit area per second। बोलो बच्चों। हेलो, अर्थ के पर यूनिट एरिया पर सेकंड इंसिडेंट हीट रेडिएशन होती है। ओके, Yes, sir. हाँ, है ना? ये नॉर्मली अमाउंट ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट हीट रेडिएशन, यानी तो नॉर्मल इंसिडेंट हीट रेडिएशन परपेंडिकुलर कितनी गिर रही है? तो बोलो ये आ जाएगी सिग्मा आर एस अपॉन डी का स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 वेयर टी इज टेम्परेचर ऑफ सन। वेयर टी क्या है बच्चों? अभी मैंने डेरिवेशन करा था। बोलो वेयर टी इज टेम्परेचर ऑफ सन। हेलो,
तो ये हो जाएगा बच्चों, इट इज अमाउंट ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट हीट रेडिएशन ऑन अर्थ पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय सन, बाय सन। ओके, ये सन से आने वाली रेडिएशन की बात चल रही है, उसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। तो सन जो हीट रेडिएट कर रहा है वो हमारी अर्थ पर यूनिट एरिया पर नॉर्मली पर सेकंड कितनी गिर रही है वो है। ओके, हेलो, हाँ, तो बोल दो बच्चों, वेयर टी इज टेम्परेचर ऑफ सन एंड आरएस इज, बोलो आरएस क्या है, इज रेडियस ऑफ सन। हेलो, और बता बच्चा डी क्या है, डी इज सेपरेशन बिटवीन, बोलो ना बेटा, अर्थ एंड सन। याद है वो अर्थ और सन के बीच का सेपरेशन ही तो डी था, जिस स्फीयर में फैली थी, तभी तो अपन ने 4πd² का डिवाइड किया था। ओके, कितने लोगों के समझ में आया, हाथ खड़े करना। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखता हूं मैं, बोलो कितने लोगों को समझ में आया। हाँ, बहुत है बच्चों, इधर देखो, इसको सोल्व करने में पता कितना आता है, ऑन सॉल्विंग, यहां पे लिख रहा हूं बच्चों में, ऑन सॉल्विंग सोलर कांस्टेंट की वैल्यू, ऑन सॉल्विंग एस इज फाउंड टू बी, ऑन सॉल्विंग एस की वैल्यू आई बच्चों 1.94, सन से आने वाली रेडिएशन 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हमारी अर्थ पर मिनट, हमारी अर्थ पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे इतनी सोलर कांस्टेंट, इतना हीट गिरती है, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट गिरती है। बच्चों ये याद होना चाहिए। ओके, तो मैं इसको लगभग 2 लिख दूं, लगभग 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हेलो, क्लियर है। और इसको अगर आप वोट पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, वोट पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, और करके लिख दो, वोट पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो और करके लिख दो, ये लिखा हुआ 1350 के करीब, लगभग 1350, 1358 लिखा, मैं 50 लिख रहा हूं, वोट पर मीटर स्क्वायर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना। 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट गिरती है हमारे सन से आने वाली हीट हमारी अर्थ पर यूनिट एरिया पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट 2 कैलोरी गिरती है, या 1350 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पे गिरती है। 1 मीटर स्क्वायर पर 1 सेकंड में 1350 जूल हीट गिरती है। ओके, हेलो, बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, सोलर कांस्टेंट पता बच्चों को लगता है हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन फिर भी कई गलतियां करते हैं। इसमें देखो एक बढ़िया डेटा वाला क्वेश्चन देता हूं, चलो देखते हैं सर। तो इधर देखो बच्चों, एक क्वेश्चन देखा था मैंने, थोड़े से इनमें क्या बच्चों न्यूमेरिकल डेटा का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत हो जाती है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन पहले लिखो। चलो तो मिल नहीं रहा, इधर देखो। तो ये समझ में आ गया बच्चों, ये 2, हाँ अब इधर देख, इधर देख, देखता हूं तेरे को कितनी समझ आई सब्जेक्ट की। तो सर सोलर कांस्टेंट को हम ध्यान रखेंगे कितना होता। अब इधर देख, इधर देख बच्चों, अगर हमारी अर्थ की रेडियस में स्मॉल आर दे दूं तो बताओ बच्चों, अर्थ पे की रेडियस स्मॉल आर दे दो, तो टोटल रेडिएशन, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अर्थ ड्यू टू सन will be A सिग्मा R सन अपॉन D का स्क्वायर इंटू T की पावर 4, B सिग्मा R सन अपॉन D की पावर का स्क्वायर इंटू T की पावर 4 इंटू 2πr स्क्वायर, अर्थ का आधा एरिया। C सिग्मा R सन अपॉन D का स्क्वायर T की पावर 4 इंटू 4π स्मॉल r स्क्वायर, पूरा एरिया, पूरा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। और D सिग्मा R सन अपॉन D का स्क्वायर T की पावर 4 इंटू πr स्क्वायर। बोलो इनमें से कौन सा आंसर होगा। देखता हूं पूरी क्लास का दमदार बच्चा कौन है। पहले तो सोलर कांस्टेंट याद है या नहीं आपको। हेलो
अरे याद रखने का तरीका ये रटो मत, याद रख लो ना, सिग्मा इंटू 4πr², सन ने इतनी रेडिएशन दी इंटू टी की पावर 4, याद है सिग्मा ए टी की पावर 4 तो ऊपर आएगा, वेयर ए इज सरफेस एरिया ऑफ सन, तो सन की रेडियस आ गई 4π, और नीचे 4πd², वेयर डी इज सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन, क्योंकि यूनिट एरिया के निकाल रहे हो। ओके, तो ये तो आ गया सोलर कांस्टेंट। अभी मैं पूछ रहा हूं अर्थ पर कितनी गिरेगी, तो वो तो सन से आने वाली रेडिएशन बताओ अर्थ पर कितनी गिरेगी, बोलो कौन सा आंसर आएगा। हाँ, कितना आ जाएगा बच्चों, बी। ए बी क्यों, क्योंकि आधा ए सन की तरफ आधा एरिया लोगे अर्थ का, तो मैं बोल दूं 2πr²। गलत है आंसर, 99% बच्चे टिक करते गलत है। सर क्यों गलत है, ए बच्चों ये तो तुमने ये एरिया ले लिया 2πr², ओके, पर याद है मैंने एक डेफिनेशन देखो, मैंने नॉर्मल इंसिडेंट बोला था। सोलर कांस्टेंट होता है नॉर्मल जो सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रेडिएशन। एक बात बता, चल छोटी सी बात बता, अपन यहां से देखते तो मून कैसा नजर आता है, सर्कल या हेमिस्फीयर, यहां से मैं मून को देख रहा हूं, सर्कल या हेमिस्फीयर, सर्कल। तो समझना बच्चों, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा बच्चों, इधर देखो, पता है सन से जो रेडिएशन आ रही है वो लगभग यहां तक आते परपेंडिकुलर हो जाएगी। हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों सोलर कांस्टेंट का मतलब था नॉर्मल रेडिएशन, तो मैं बोल दूं बच्चों इस जगह पर एरिया की डायरेक्शन ये होगी और ये होगा, तो बच्चों आप जब एरिया का प्रोजेक्शन लोगे तो बोल दूं बच्चों वो जो रेडिएशन गिरी उसका परपेंडिकुलर एरिया सर्कल नजर आएगा। हेलो, यूं समझ लो, अगर एक बाउल को उल्टा रख दोगे, सुनो यूं मत समझो, यूं समझो, एक बाउल को, एक हेमिस्फेरिकल बाउल को मैं अपनी जमीन पर उल्टा रख दूंगा, बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो मतलब बाउल के नीचे नीचे का सर्कल वाला एरिया भीगेगा नहीं। तो मैं बोलता हूं बच्चों हेमिस्फीयर का नॉर्मल के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन सर्कल होता है, हेमिस्फीयर पर नॉर्मल गिरने वाली चीज का परपेंडिकुलर एरिया या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन सर्कल होता है। तो बच्चों अब इसको डिटेल में इलेक्ट्रो में पढ़ा होगा आपने या पढ़ोगे जब फ्लक्स निकालोगे, अभी मेरा इंटरेस्ट वो पढ़ाने में नहीं है। तो मैं बोलता हूं बच्चों सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है कि यूनिट एरिया पर नॉर्मल इंसिडेंट रेडिएशन, तो बोलते हमारी अर्थ पर जो नॉर्मल इंसिडेंट रेडिएशन है दैट इज सोलर कांस्टेंट, और हमारे सरफेस पे नॉर्मली गिरेगी क्योंकि हम सन से इतने दूर है कि वो रे हमारे तक आते आते पैरेलल हो जाती है। याद है अपन बोलते हैं अपन ये अर्थ पर पैरेलल रे आ रही है सन से। हेलो, तो मैं बोलता हूं बच्चों हम अर्थ को सर्कल मानेंगे, हमारी अर्थ का हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रेडिएशन सर्कल होगा। तो मैं बोलता हूं बच्चों हमारी नो डाउट अर्थ है तो स्फेरिकल, पर जो सन से रे आ रही है वो पैरेलल हो चुकी है और इस रेडिएशन के परपेंडिकुलर वाला एरिया ये होगा। हेलो, क्योंकि सोलर कांस्टेंट होता है यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पर इंसिडेंट रेडिएशन, तो सोलर कांस्टेंट इनटू दिस परपेंडिकुलर एरिया और वो हो जाएगा πr²। हेलो, तो आंसर डी होगा। स्टार मार करके नोट कर लो इस क्वेश्चन को, स्टार मार करके नोट करो फटाफट फास्ट, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी नोट करो इसको, आज का लास्ट क्वेश्चन, ओके जल्दी कर, हटा दो इसको। हेलो बच्चों, ये नॉर्मल वाली बात को और डिटेल में अपन इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके होंगे, ओके क्लियर है, वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये प्रोजेक्शन क्या होता है। अभी मेरा एम वो समझाने में नहीं है, ओके अभी मेरा एम सोलर कांस्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन कराने में। एक तगड़ा क्वेश्चन देखो सोलर कांस्टेंट पे, हाँ इधर देखो, हाँ बच्चों हाँ, एनर्जी रिसीव्ड, ठीक है, एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन ऑन अर्थ, is 8.4 जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द सोलर एनर्जी है ना, ठीक है, दिस एनर्जी यू लिख दो, दिस एनर्जी is incident, yeah, this solar energy incident
incident on 10 meter square, 10 meter square water, 10 meter square water of 100 gram mass, of 100 gram या 100 kg, 100 gram on this energy incident on 10 meter square surface area of water. If mass of water is 100 gram, mass of water is 100 gram at 0 degree centigrade. Mass of water is 100 gram at 0 degree centigrade. Then time t, after which water starts boiling. After which water will start boiling. Will start boiling. तो वो टाइम बताओ जब वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। तो अब मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो, आपको डायरेक्ट सोलर एनर्जी दी हुई है। सन अर्थ पर हम जो सोलर रेडिएशंस रिसीव कर रहे हैं वो दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको याद होना चाहिए, याद है 2 कैलोरी पर मिनट पर 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी याद कराया था ना मेरे बच्चों। और एमकेएस में 1350 या 1358 जूल या वॉट पर मीटर स्क्वायर, याद आ गया? पर बच्चों वो देंगे, चिंता मत करो, अगर वो यूज कराएंगे तो देंगे। तो बोल दो 8.4 जूल इसको कैलोरी में बदल दोगे तो उतना ही आ जाएगा। तो बोल दो 8.4 जूल सोलर एनर्जी, तो 8.4 जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कर दूं मैं बच्चों, इज इक्वल टू कर दूं 2 कैलोरी, क्योंकि इसमें 4.2 का डिवाइड करो तो कैलोरी में बदल जाएगा। 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या चलो इसको मीटर स्क्वायर में बदल दो इनटू पर मीटर स्क्वायर। अरे मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो बोल दूं, चलो एक बार 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट कर दो लो, और बोल दो इसको लगभग 1350 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड कर दो। अरे बच्चों यार ये तो याद ही था ना मुझे तो यार, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये तो रट के आया ही था ना अपन। अरे ये तो होता ना यार, ये तो कांस्टेंट है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। बोलो हेलो। अच्छा अब सुनो, इधर देखो, पर मैं इसको आज यूं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं सर। क्यों? क्योंकि मेरे को याद है वाटर की स्पेसिफिक कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड पे पता है, तो मैं कैलोरी में ही रहने दूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, उसको अजीब सा दूसरा कन्वर्जन कर रहा हूं। मैं बोलता हूं इसको मैं मेरे हिसाब से सेंटीमीटर का 10 की पावर 4 ऊपर ले जा रहा हूं बच्चों। 2 कैलोरी इंटू 10 की पावर 4 पर मीटर स्क्वायर, और ये मिनट को इंटू नीचे 60 कर रहा हूं पर सेकेंड। हेलो, मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दिया नीचे, और यहाँ 10 की घात -4 को ऊपर ले गया, 10 की घात 4 हो गया। अब मैं बोल दूं बच्चों ये कितना आ जाएगा, तो 60 से काटूंगा तो बच्चों 1 0 कट के 10 की घात 3 आ जाएगा, और 10 की घात 3 इसके साथ आ जाएगा तो 2000। तो बोल दूं बच्चों 1000/3 कैलोरी। हेलो, घर पे सोचना। अरे मैंने कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को स्पेसिफिक कैलोरी में पता है, तो मैं क्यों जबरदस्ती जूल में जाऊंगा। ओके, तो मैंने कुछ नहीं करा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया तो ऊपर 10 की घात 4 चला गया, ये आ गया, और मिनट को सेकंड में बदला तो नीचे 60 आ गया, काटा पीटी करी तो ये आ गया 2000/3। ओके, 2000/6 तो 1000/3। ठीक है सर। अब आ जाओ बच्चों, इतनी आप रेडिएशन पर मीटर स्क्वायर पे ले रहे हो, तो मतलब बच्चों टोटल हीट रिसीव, टोटल पावर रिसीव्ड, टोटल पावर रिसीव्ड कितनी हो जाएगी बोलो। तो मतलब हो जाएगा सोलर कांस्टेंट इनटू एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वाटर। सोलर कांस्टेंट इनटू एरिया, क्योंकि ये यूनिट एरिया पर होती है, इनटू एरिया कर दिया तो ये आ जाएगा बच्चों 1000/3 इनटू 2 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, सॉरी 2 भी 10 था ना, ये कितना था एरिया 10 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 10 कर दो, तो बोलते बच्चों ये आ जाएगा 10,000/3। हेलो, मैं बोलता हूँ बच्चों मीटर स्क्वायर कट गया तो कैलोरी पर सेकेंड आ जाएगा। अरे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो कैलोरी पर सेकंड, तो बोलो हम हमारे पानी की सरफेस पे 10,000/3 कैलोरी पर सेकंड रिसीव कर रहे हैं। अच्छा तो बताओ
पानी बॉईल कब करेगा? तो मतलब टी टाइम में हम कितनी रिसीव करेंगे? इन टी टाइम रिसीव्ड एनर्जी, रिसीव्ड पावर, रिसीव्ड एनर्जी, सॉरी रिसीव्ड एनर्जी, क्योंकि रिसीव्ड एनर्जी बोलो कितनी होगी टी टाइम में, कितनी होगी बोलो? तो मतलब बच्चों एस इंटू ए इंटू टी, एस इंटू ए इंटू टी, और ये हो जाएगी बच्चों 10,000 बटा 3T, इतनी कैलोरी। लो इस बार टी का और मल्टीप्लाई कर दिया तो टी सेकंड में, ए इन टी सेकंड, इन टी सेकंड, तो सेकंड में कर दिया तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो मतलब 10,000 टी बाई 3 इतनी कैलोरी हीट रिसीव करूंगा मैं टी टाइम में। बोलो हेलो Yes, sir. बच्चों, पर यूनिट एरिया पर सेकंड हीट रिसीव कर रहा हूं, कितनी? 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। उसको मैंने कन्वर्ट करा तो आ गया 1000 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 1000/3 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और मैं बोलता हूं बच्चों मेरे पास एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करा तो 10,000/3 कैलोरी पर सेकंड आ गया, और टी टाइम टी सेकंड में आ जाएगा 10,000 T/3। तो बोलूं दिस 10,000 T/3 शुड बी ms डेल्टा थीटा। याद है फॉर बॉइलिंग डेल्टा थीटा 100 होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या यूं कर दो चलो, m कितना है? तो पानी का m है बच्चों 100 ग्राम, 100 ग्राम पानी है। अरे बच्चों हीट बराबर टोटल रिसीव्ड हीट बराबर ml डेल्टा थीटा कर दो ना यार। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो मतलब इतनी हीट से पानी बॉईल होना चाहिए, और पानी को बॉईल करने के लिए m हो गया 100 ग्राम, s हो गया बच्चों 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इंटू पानी का टेम्परेचर 100 करना है और 0 है, तो 0 से 100 करना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, कैलोरी से इधर वाला कैलोरी कट गया। हेलो, कैलोरी से कैलोरी कट गया, तो बंधु ये आ जाएगा बच्चों 10,000/3T इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 100 10,000। हेलो, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा यहां से 10,000 से 10,000 गया, तो बोल दूं बच्चों टी बराबर आ गया 3 सेकेंड, खत्म। Yes, sir. ये सोलर कांस्टेंट पे एक न्यूमेरिकल करा दिया। ओके, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पर एक न्यूमेरिकल करा दिया कि हम अर्थ पर 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट रिसीव करते हैं तो पानी कितने टाइम में बॉईल हो जाएगा, जिसका सरफेस एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और मास 100 ग्राम है। तो मैं बोल एमएल डेल्टा थीटा, पानी को उबलने के लिए इतनी हीट चाहिएगी, कितनी? एमएल डेल्टा थीटा, और ये आ गई बच्चों 10,000 कैलोरी। तो बोल ये पानी को उबलने के लिए 10,000 कैलोरी हीट चाहिएगी, और मैं जो रिसीव कर रहा हूं वो टी टाइम में 10,000/3T 10,000 T/3 रिसीव कर लूंगा टी टाइम में। ओके, खत्म बच्चों, कल बात करेंगे इसके आगे।